सतत समग्र मूल्यांकन। सतत समग्र मूल्यांकन क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले इस मूल्यांकन का विचार आया था एनसीएफ 2005 में और आरटी 2009 के माध्यम से इसको लागू किया गया। अब देखिए, ये जो सतत समग्र मूल्यांकन है, इसमें सबसे पहले तो सतत समग्र का अभिप्राय क्या होता है। तो सामान्य रूप से एक बालक का जब नियमित रूप से छोटी छोटी परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षण होता है, बीच बीच में निदानात्मक कार्य होते हैं और बालक की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास होते हैं, तो वो मूल्यांकन की सतत विशेषता होती है। साथ में बालक का जो पुस्तकीय ज्ञान है, अकादमिक ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, केवल उसी ज्ञान का नहीं बल्कि उसके सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी जब परीक्षण शामिल कर लिया जाता है तो उसको समग्र बोलते हैं। इस तरह से सतत समग्र का अर्थ है बालक के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए परीक्षणों की निरंतरता का होना, निदानात्मक परीक्षणों का होना और शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन करना, ये सतत समग्र मूल्यांकन कहलाता है। सतत समग्र मूल्यांकन में दो परीक्षण होते हैं खास तौर पर, एक होता है FA और एक होता है SA। FA क्या होता है, SA क्या होता है, इन दोनों के बारे में भी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। कुछ लाइनें लिखो यहाँ पर। किसी मूल्यांकन में जब बालक के शैक्षिक व्यवहारों के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है और बालक के विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही अन्य उपलब्धियों को भी पहचानने का प्रयास किया जाता है। तथा निर्धारकों की नियमितता
इकाईवार परीक्षण, इकाईवार परीक्षण, इकाईवार परीक्षण की आवृत्ति, इकाईवार परीक्षण की आवृत्ति शैक्षिक कमियों को दूर करने हेतु, शैक्षिक कमियों को दूर करने हेतु निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण आदि की नियमितता होने को ही सतत समग्र मूल्यांकन कहते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कहते हैं। स्टेप बदल कर लिखो। यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है, यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें, यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें बालक की शैक्षिक उपलब्धियों, बालक की शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही विभिन्न कौशलों को विकसित करना भी इस प्रणाली में सम्मिलित होता है। सम्मिलित होता है तथा यह संपूर्ण प्रक्रिया सत्र पर्यंत चलती है, सत्र पर्यंत चलती है। सत्र पर्यंत चलती है जिसमें निम्न दो परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें निम्न दो परीक्षण किए जाते हैं। अब इसमें जो परीक्षण किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक परीक्षण।
एक होते हैं SA, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक परीक्षण। अब देखो ये FA क्या होते हैं। पहले तो FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि निर्माणात्मक परीक्षण। निर्माणात्मक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो नियमित रूप से इकाई परीक्षणों के माध्यम से या फिर बालक के द्वारा नियमित रूप से सीखे जाने वाले व्यवहार को ध्यान में रखते हुए एक सत्र में 4 बार आयोजित करते हैं। इसके लिए अध्यापक खुद अपने स्तर पर ही प्रश्न पत्र बनाता है, उसको लिखित या मौखिक रूप से अपने स्तर पर ही परीक्षण को करवाता है और अपने स्तर पर ही उसके परिणाम वो देखता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं निर्माणात्मक परीक्षण। 40% अंकों के लिए ये होते हैं, यानी एक असेसमेंट जो है वो 10% अंकों का होता है। ऐसे करके टोटल कितने का होता है? 40% अंकों का होता है। ठीक है, लिखिए। ये परीक्षण विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किया जाता है। विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किया जाता है। जिसमें शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर मौखिक परीक्षाओं और दिए गए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करता है। एक शिक्षण सत्र में 40% अंकों के लिए इनका आयोजन 4 बार होता है। 40% अंकों के लिए इनका आयोजन 4 बार होता है। इसके बाद में दूसरे हैं ऐसे समेटिव असेसमेंट, अब समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? देखो, इसमें विभाग या जिला स्तरीय जो अधिकारी होते हैं वे अपने स्तर पर प्रश्न पत्र बनाकर देते हैं और लिखित परीक्षाओं का आयोजन होता है।
इनके लिए कई बार जांच कार्य भी बाहर से होता है, कई बार विद्यालय स्तर पर भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है योगात्मक परीक्षण के रूप में जानी जाती है और ये 60% अंकों के लिए होती है। ये परीक्षण जब शुरू किया गया था उस समय शुरुआत में एक सत्र में 3 होते थे, फिर 2 होते थे, अभी बीच में वापस 3 कर दिए। अब आगे ये 2 हो जाएं ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर अभी कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बार बार बदलते रहते हैं, सरकार कभी 2 कर देती है, कभी 3, कभी 2, तो अभी तो 3 है। जब शुरुआत हुई थी इनकी 2009 से तो 3 होते थे, फिर बीच में 2 कर दिए थे, आजकल वापस कितने हैं? 3 परीक्षण होते हैं ये। जैसे एक सत्र जो होता है उसमें एवरेज 3 महीनों में एक बार होता है ये। तो जुलाई से मान लीजिए क्लासेस शुरू होती है बच्चों की, तो सितंबर में हो जाएगा, फिर दिसंबर तक हो जाता है, फिर लास्ट में एक बार हो जाता है मार्च अप्रैल तक। तो ऐसे ये 20% अंकों के कितने होते हैं? 3 होते हैं। टोटल 60% अंकों के लिए होता है। तो लिखिए, वह परीक्षण जो लिखित प्रकार का होता है वर्तमान में एक शिक्षण सत्र में इसका आयोजन 3 बार होता है। ये कुल 60% अंकों के लिए होता है। अंकों के लिए होता है। जो प्रत्येक 20% अंक का होता है, जो प्रत्येक 20% अंक का होता है। ठीक है। इस परीक्षण में विभागीय स्तर पर प्रश्न पत्र एवं जांच की व्यवस्था की जाती है। तथा इसमें जिस पाठ्यक्रम से एक बार पूछ लिया जाता है दोबारा नहीं पूछा जाता। इसका मतलब ये, जैसे मान लो पहले परीक्षण में 4 पाठों के प्रश्न आ गए तो दूसरे में उन 4 के नहीं आएंगे, फिर तीसरे में 8 के नहीं आएंगे, लास्ट वाले जो होंगे उनके आएंगे। इस तरह से इस परीक्षण में होता है। अब ये जो परीक्षण होता है ये, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी। एक तो जो है कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसमें जिनका परीक्षण होता है, दूसरे नंबर पर इसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी मूल रूप से विशेषताएं क्या होती है या कौन से सिद्धांतों पर आधारित ये होता है। तो 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो इसके क्षेत्र, तो इसके क्षेत्र 3 हैं। एक होता है शैक्षिक,
एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है सहशैक्षणिक। इन 3 क्षेत्रों का परीक्षण इसमें होता है। दूसरा, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं, कौन से सिद्धांतों पर आधारित ये परीक्षण है और इसके उद्देश्य क्या है। फिर लास्ट में देखेंगे आजकल ग्रेडिंग सिस्टम इसमें है, तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें ग्रेड कैसे दी जाती है, कितने नंबर के लिए कितनी ग्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की। शैक्षिक का मतलब क्या होता है, आप में से कौन बताएगा? किसी को ध्यान है शैक्षिक का मतलब क्या होता है? शिक्षा से संबंधित क्षेत्र आता है। और सहशैक्षिक में कैसे, कौन से कार्य? खाना पीना, कपड़े धोना, नहाना। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाचना गाना। अच्छा, तो देखो शैक्षिक में तो आता है दोस्तों पुस्तकीय ज्ञान, अकादमिक। क्या आता है? जो विद्यालय में बालक को पुस्तकों से पढ़ाया जाता है वो अकादमिक। तो एक तो उसकी परख इसमें होती है, उसका परीक्षण इसमें किया जाता है। दूसरे नंबर पर सहशैक्षिक जो होता है उसमें आता है व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति और कौशल। व्यक्ति या बालक जो उसकी रुचि कैसी है, किस में है, अभिरुचि किस में है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसके कौशल क्या हैं, वो किस में आएंगे? उसके सहशैक्षिक में। और सहशैक्षणिक में आते हैं उसका आईसीटी का ज्ञान कितना है, साहित्यिक गतिविधियाँ उसको कितनी आती है, इसके अलावा सृजनात्मकता उसकी कैसी है, खेलकूद में वो किस प्रकार का है, तो वो आती है सहशैक्षणिक में। ध्यान रहेगा। अब आपको परीक्षा में ऐसा दिया जा सकता है, कोई भी एग्जाम्पल दे के पूछ लेंगे ये बालक का कौन सा क्षेत्र है। जैसे उसमें दे दिया बालक की मनोवृत्ति विकास निम्न में से कौन सा क्षेत्र है। अब मूल्यांकन का क्षेत्र पूछेगा हो तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए सहशैक्षिक है। खेलकूद पूछ ले तो सहशैक्षणिक है, समझ रहे हैं। पुस्तकीय ज्ञान पूछ ले तो शैक्षिक है। तो लिखिए, बिंदु डालें आप। मूल्यांकन के क्षेत्र, मूल्यांकन के क्षेत्र मूल्यांकन के क्षेत्र में लिखिए आप पहला शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र में लिखो आप बालक के अकादमिक या पाठ्य पुस्तक से संबंधित ज्ञान को परखा जाता है। दूसरे नंबर पर लिखो सहशैक्षिक में बालक की रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति। सहशैक्षिक में बालक की रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, जीवन कौशल, मूल्य आदि
तीसरे में लिखो सह शैक्षणिक। सह शैक्षणिक में लिखो साहित्य ज्ञान, साहित्य ज्ञान, सृजनात्मक व्यवहार, सृजनात्मक व्यवहार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आईसीटी कौशल, आईसीटी कौशल। आईसीटी का मतलब कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण व्यवहार जो होता है ना आजकल का, आधुनिक समय का, वो है ना, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, अन्य प्रकार के संचार के साधन है, गूगल है, इन सब का कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। तथा खेल कूद व स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र, खेल कूद व स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र, ये 3 इसके क्षेत्र। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है बालक का जो मूल्यांकन आयोजित करते हैं, सीसी मूल्यांकन, इसका उद्देश्य क्या है? तो सीसी मूल्यांकन के उद्देश्य, सीसी मूल्यांकन के उद्देश्य सीसी मूल्यांकन का उद्देश्य। अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, हम पिछली क्लास से ही बात कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य तो ये कि बालकों के बारे में पता लगाना है कि वो आगे क्लास में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो मूल प्रारंभिक उद्देश्य हो जाएगा उसका, पहले नंबर पर लिखो बालकों की उपलब्धियों का पता लगाना, बालकों की उपलब्धियों का पता लगाना, दूसरा बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन को जानना, बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन को जानना, तीसरे नंबर पर देखो शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है और उसमें बालकों में शैक्षिक प्रगति देखी जानी चाहिए होती है। शिक्षण के द्वारा बालकों में शैक्षिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको जांचना भी। तो नेक्स्ट लिखिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को जांचना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को जांचना मतलब ये पता लगाना है कि उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को जांचना। इसके बाद में निश्चित रूप से उस बालक की रुचियों में, आदतों में, इनमें तो परिवर्तन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाने का उसका कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो बालकों की रुचि, योग्यता आदि में रुचि, योग्यता आदि में परिवर्तनों का अध्ययन,
इसके बाद में देखो, मूल्यांकन से पहले परीक्षा प्रणाली होती थी, उसमें बच्चों में भय रहता था। तो अब ये प्रणाली ऐसी है जिससे बालकों में भय नहीं रहता है। तो भय मुक्त परीक्षण, अगला लिखो, भय मुक्त परीक्षण। भय मुक्त परीक्षण लिख लिया? कितने हो गए? इसके बाद में देखो, मूल्यांकन से बहुत इजीली बालकों को भविष्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लिखो, बालकों को भविष्य के लिए निर्देशित करना। बालकों को भविष्य के लिए निर्देशित करना। और लास्ट में शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, कुछ इसके वो सिद्धांत भी हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं? तो एक तो इसमें ये देखा जाता है कि सभी बालक जो है उनकी समझ समान नहीं होती। कुछ बालक कमज़ोर होते हैं तो कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। तो बालक को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए उसके विकास के लिए कार्य करना, यानी सब बालकों का नहीं बल्कि एक एक बालक का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये इसमें देखा जाता है। एक बालक क्रियाशील कैसे रह सकता है, इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इसमें शिक्षण कार्य होता है। तो बिंदु डालें आप, सीसी मूल्यांकन के सिद्धांत। सीसी मूल्यांकन के सिद्धांतों में पहला है, बालक के अधिगम विकास हेतु सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन व्यवहार के द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर देना। दूसरा, प्रत्येक बालक की उनकी समझ व स्तर के अनुसार उन्हें विकसित करने हेतु स्वयं बालक की पिछली कक्षा के अंकों से तुलना करना। यानी दूसरे बालकों से तुलना नहीं करनी होती, बाकी बालक की खुद की। जैसे पिछली क्लास में 60% नंबर आए, इस बार 65 आए,
तो इसका मतलब पिछली क्लास से अब की बार वो अच्छा गेन कर रहा है। पिछले में 65 आया, इसमें 60 आ गया, तो इसका मतलब पिछली क्लास से वो पिछड़ गया है। बाकी दूसरे बच्चों से तुलना नहीं की जाती। नेक्स्ट लिखिए, प्रत्येक बच्चों की समझ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चों की समझ को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के विशेष अवसर देना। ऑब्लिक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर मूल्यांकन। ऑब्लिक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर मूल्यांकन। अब इसमें देखो, मूल्यांकन जो प्रणाली है जिसमें अभी ये प्रारंभिक शिक्षा में ही लागू है, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है किस तरह से है। क्या हुआ? अरे सब क्यों आवाज़ कर रहे हो? सीसी मूल्यांकन में ग्रेड, तो इसमें जैसे प्राप्तांक 91 से 100 तक होता है तो उसका A1 ग्रेड होता है। 81 से 90 तक होता है तो A2 ग्रेड होता है। 71 से 80 होता है तो B1। 61 से 70 तक होता है तो B2। 51 से 60 तक होता है तो C। ये कौन बोल रही?
अब इसका अर्थ ये है कि बालक को पहले मार्कशीट में नंबर देते थे, वो नंबर नहीं देते। अगर बालक के 91 से 100 नंबर आते हैं किसी में, तो उसको A1 ग्रेड देते हैं और साथ में उसको उसका संकेत अंक देते हैं 10। इसके बाद में अगर 81 से 90 के बीच में कोई भी नंबर आ गया, 81 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो फिर उसको A2 ग्रेड देंगे और 9 उसका संकेत होगा। 71 से 80 है तो B1। ऐसे ही लास्ट तक उसको ग्रेड देते हैं, पर फेल नहीं करते। बालक की अगर 20 से कम का मतलब एक नंबर भी आ गया तो वो पास तो होगा, लेकिन उसकी ग्रेड क्या रहेगी? E2 ग्रेड रहेगी, और संकेत नाम की कोई चीज़ उसके साथ लागू नहीं होगी, क्योंकि 4 से कम वाला जो होता है ना, जिनमें संकेत नहीं है, वो इसका मतलब बहुत पुअर बच्चा है पढ़ाई में। केवल उसको उस साल खराब नहीं करने के लिए क्रमोन्नत करते हैं क्लास में, और जब उसको नई क्लास में प्रोन्नत कर दिया जाता है तो वहाँ पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसको जो कमियाँ वो दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ये इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम इसमें बनाया हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है उपलब्धि परीक्षण। क्या आता है? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, किससे कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है? सामान्य रूप से एक बालक जब पढ़ता है स्कूल के अंदर, तो शैक्षिक उद्देश्यों की दिशा में कितनी पूर्ति कर पा रहा है, किस सीमा तक वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, इसको जानने के लिए उसका जो आंतरिक मूल्यांकन आयोजित किया जाता है उसको बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के 3 स्टेप होते हैं। पहले नंबर पर उपलब्धि परीक्षण, जिसमें बालक की जो समस्या है उसके आधार पर उसे समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी उपलब्धि परीक्षण समस्यात्मक बालकों की पहचान करता है। फिर उसके बाद में अगर उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनका जो है समस्यात्मक व्यवहार है, तो फिर उन बच्चों की समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए होता है, और जब कारणों का पता लग जाता है तो उसके बाद बालक को दोबारा से पढ़ाया जाता है। दोबारा से पढ़ाते समय जिन कारणों से वो कमज़ोर था उन कारणों को दूर करते हुए पढ़ाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो होती है उपचारात्मक शिक्षण की। अब वहाँ परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, बालकों की समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, फिर उसमें वो सारे अलग अलग आ जाते हैं, उपलब्धि परीक्षण में, निदानात्मक में, उपचारात्मक में, तो वो निदानात्मक में होगा। बालकों को दोबारा पढ़ाया जाता है तो वो उपचारात्मक में होगा। बालकों की समस्या जो है उसकी पहचान की जाती है तो उपलब्धि में होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर आपके आता रहता है, बिंदु डालें आप उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, इसको निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण का एक दूसरा नाम है निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण, इसमें लिखो आप, एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए या बालक ने शिक्षण के दौरान जो कुछ भी सीखा
शिक्षण के दौरान जो कुछ भी सीखा उसे उसकी उपलब्धि कहा जाता है। उसे उसकी उपलब्धि कहा जाता है। उस उपलब्धि का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब उपलब्धि परीक्षण के लिए कुछ विद्वानों के विचार भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप ईबेल के विचार ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, कई बार आ गया तुम परीक्षा में। ईबेल जो है ये इसको एक अभिकल्प के रूप में मानते हैं और इनका ये मानना है कि एक बालक जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में किस तरह से ज्ञान को और कुशलता को या क्षमता को प्राप्त करता है, किस सीमा तक प्राप्त करता है, उसको जब हमें जानना हो तो उस समय हमें क्या करना होता है, उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करना होता है। तो लिखें आप ईबेल के अनुसार, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण ज्ञान कौशल एवं क्षमता का मापन करता है। क्षमता का मापन करता है, यानी कि उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का ऐसा परीक्षण होता है, वो अभिकल्प होता है, वो तरीका होता है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा बालक जो कुछ भी सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कुशलता प्राप्त करता है या कोई क्षमता या योग्यता प्राप्त करता है, उसका मापन करते हैं कि किस स्तर तक उसने ये योग्यता प्राप्त की है। दूसरे नंबर पर लिखो आप फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों
के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान अवबोध एवं क्षमता का मापन करता है, एवं क्षमता का मापन करता है। इसके बाद में गैरिसन के अनुसार, गैरिसन का ये मानना है कि उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें बालक ने वर्तमान में जो भी योग्यता अर्जित की है या सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में बालक को जो भी पता उसको जानने का तरीका ही क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। तो लिखो गैरिसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करता है। ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करता है। यानी बालक ने वर्तमान में जो भी सीखा है, जो भी उसको अभी पता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है। सुपर के अनुसार, देखो सुपर ने थोड़ा सा अटकर की परिभाषा दी है। सुपर का ये मानना है कि उपलब्धि परीक्षण जो है वो बालक की प्रगति से विशेष संबंध रखता है, बालक के विकास से विशेष संबंध रखता है, और इसमें उन्होंने उन क्षेत्रों को जानने का प्रयास किया है जिसमें कमी और अधिकता होती है। यानी कभी तो ह्रास होता है, कभी वृद्धि होती है। सीखने के दौरान बालक में कभी कमी आ जाती है, कभी उसका सीखना बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ विशेष शब्दों के साथ इन्होंने बताया है। तो लिखिए उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण ये ज्ञात करने का साधन है, ये ज्ञात करने का साधन है कि बालक ने क्या क्या और कितना सीखा और वह किसी कार्य को कितना भली भांति कर लेता है, और वह किसी कार्य को कितना भली भांति कर लेता है। भली भांति कर लेता है। ठीक है। अब देखो हर मूल्यांकन का अपना उद्देश्य होता है, वैसे ही इसके भी कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। आखिर उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया क्यों जाता है? तो 4-5 उद्देश्य इसके ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें, जिसमें बालक का विकास है, शैक्षिक व्यवस्थाओं का विकास है, शैक्षिक कार्यों में प्रगति को देखना होता है, वातावरण में अनुशासन की व्यवस्थाओं को समझना होता है। इससे कुछ कारक होते हैं, कुछ वजह होती है, और उनको समझने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे उद्देश्य के रूप में। किसके रूप में? तो बिंदु डालो आप
उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य लिखो, बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए, बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए दूसरा, शिक्षण स्तर को बनाए रखने के लिए तीसरा, शिक्षण को उद्देश्यपरक बनाने के लिए चौथा, बालकों के मार्गदर्शन के लिए अगला, उत्तम शिक्षण परिस्थितियां पैदा करने के लिए छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो प्रमाणीकृत परीक्षण, दूसरे अप्रमाणीकृत परीक्षण। ये दो तरह के परीक्षण होते हैं। तो प्रमाणीकृत परीक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऐसे परीक्षणों को प्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं जिनमें निश्चित मानक होते हैं और उन मानकों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं, उनमें निश्चित मानक होते हैं। हमने बुद्धि परीक्षणों में पढ़ा था कि जो MC जोशी हैं, उसके बुद्धि परीक्षण को केवल किशोरावस्था के लोगों के लिए काम में ले सकते हैं। उसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और 20 मिनट में उन 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पढ़ा था ना इसे? तो इसका मतलब वो फिक्स है, मापन का तरीका फिक्स है, उसमें तौर तरीके फिक्स हैं। तो बुद्धि परीक्षण ऐसे ही व्यक्तित्व परीक्षण में जैसे TAT परीक्षण, उसमें 30 कार्ड 31 कार्ड ही होंगे। CAT परीक्षण में 10 कार्ड ही होंगे, वो फिक्स है। तो ऐसे परीक्षण जिनमें फिक्सेशन होता है, मापन के तरीके फिक्स होते हैं, वे सब परीक्षण क्या होते हैं? प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण होते हैं। इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं?
मानकीकृत, क्योंकि इनमें निश्चित रूप से क्या होता है, कोई मानक होता है, तो मानकीकृत परीक्षण। ठीक है। दूसरे नंबर पर अप्रमापीकृत या जो है अमानकीकृत परीक्षण, ये वो परीक्षण होते हैं जिनमें मानक तय नहीं होता, जिनमें मानक तय नहीं होता, इनको हम बोलते हैं अमानकीकृत। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि तो है तो सही विधि, लेकिन प्रश्नों की संख्या कोई पता ही नहीं है, कोई 10 दे देते हैं, कोई 15, कोई 20। कई पेपर देखे होंगे ना आपने, जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, कभी तो 20 क्वेश्चन आ जाते थे, कभी 15 आते थे, कभी 10 ही आते थे। तो कोई फिक्स नहीं है, बनाने वाले पे डिपेंड करता उसने कितने प्रश्न दे दिए। ठीक है ना। इसी तरह से व्यक्ति इतिहास विधि, इसके अंदर भी कोई मानक नहीं है, आप बच्चे से पूछ लो, उसकी समस्याओं को जान लो। तो ऐसी जो विधियाँ होती है वो क्या कहलाती है, अमानकीकृत कहलाती है। तो लिखें आप इसमें, पहले लिखो प्रमापीकृत परीक्षण या मानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण जिनमें परीक्षण के लिए मानक तय होते हैं, परीक्षण के लिए मानक तय होते हैं एवं मानकों के आधार पर ही निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, मानकों के आधार पर ही निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि, अभिरुचि परीक्षण आदि। दूसरा अप्रमापीकृत परीक्षण या अमानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण जिनमें कोई मापदंड या मानक तय नहीं होते और सामान्य परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाते हैं, सामान्य परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाते हैं। उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे प्रश्नावली विधि, जैसे प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, व्यक्ति इतिहास विधि आदि, व्यक्ति इतिहास विधि आदि। ठीक है। अब देखो ये जो 3 इसमें स्टेप होते हैं वो क्या क्या हैं।
तो उपलब्धि परीक्षण के पद, उपलब्धि परीक्षण के पद उपलब्धि परीक्षणों के पदों की हम बात करें तो इसमें एक नंबर पे होता है उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण। तो दो तो इसमें परीक्षण होते हैं, एक शिक्षण होता है। परीक्षण इसलिए है कि उनमें जांच होती है, शिक्षण इसलिए उसमें दोबारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण में लिखो सबसे पहले आप उपलब्धि परीक्षण, इसके द्वारा सबसे पहले बालक ने किस सीमा तक आवश्यक सीमा तक सीखा या नहीं, आवश्यक सीमा तक सीखा या नहीं, को जानने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और फिर जानने का प्रयास करते हैं और फिर जिन बालकों ने नहीं सीखा, जिन बालकों ने नहीं सीखा उनकी पहचान समस्यात्मक बालकों के रूप में की जाती है। उनकी पहचान समस्यात्मक बालकों के रूप में की जाती है। समस्यात्मक बालकों के रूप में की जाती है। तो पहले नंबर का जो परीक्षण है, इस परीक्षण में तो क्या करते हैं, उन बालकों की पहचान करते हैं जिन्होंने आवश्यक सीमा तक नहीं सीखा। अब दूसरा परीक्षण आता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं, जिन बालकों ने आवश्यक सीमा तक नहीं सीखा उन बालकों का फिर परीक्षण करते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने आवश्यक सीमा तक क्यों नहीं सीखा, उसके कारण क्या थे, उसकी वजह क्या है। उस वजह को जानने का जो प्रयास किया जाता है वो किस में करते हैं, निदानात्मक परीक्षण में। तो निदानात्मक परीक्षण में लिखो समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों, समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए, कारणों का पता लगाने के लिए
कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। अब देखो, जिन बालकों के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, उन बालकों का निदानात्मक परीक्षण हो जाने के बाद ये पता लग जाता है कि कौन से कारणों से उन बालकों ने नहीं सीखा। तब उन कारणों को दूर करते हुए, उन समस्याओं को हटाते हुए बालकों को दोबारा पढ़ाया जाता है। वो दोबारा पढ़ाया जाना क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो लिखो उपचारात्मक शिक्षण। लिखो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जिन कारणों का पता लग जाता है, जिन कारणों का पता लग जाता है, जिन कारणों का पता लग जाता है, उन कारणों को दूर करते हुए, उन कारणों को दूर करते हुए जब बालक को दोबारा पढ़ाया जाता है, जब बालक को दोबारा पढ़ाया जाता है, तो यह उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यह उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो तीनों प्रकार के परीक्षण हैं, इन परीक्षणों को लेकर के बहुत बारीकी से सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सही करोगे उनका जवाब। हाँ, करोगे ना? हाँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि 2-3 प्रश्नों से एक बार अभ्यास हो जाए कि इसमें कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे आप जवाब उसमें दे पाएंगे। तो जब आपके सामने विषय वस्तु है और यहीं से प्रश्न में लिखवाऊंगा और यहीं से उत्तर देना, तो गलत तो किसी का हो ही नहीं सकता, है ना? फिर भी गलत हो जाता है तो वो अपने आप को माफ मत करना और ये देखना कि ये गलती क्यों हुई है। समझ में आ रही बात? तो लिखो प्रश्न। अच्छा, आपको इस बात का एहसास तो है या नहीं है कि हमारा सिलेबस जो है दी एंड की ओर जा रहा है, और अब ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद केवल और केवल आपका 1.125% टॉपिक बचा है। केवल RT 2009 बचा है, ठीक है ना? और एक जो है छोटा सा बिंदु जोड़ा गया जो 5 मिनट का भी नहीं है मुश्किल से, अधिगम के प्रतिफल। ये जोड़ने से लेकर आज तक प्रश्न नहीं पूछा वहाँ से, पर फिर भी उसमें 5 मिनट उसको देखना। तो RT मूल रूप से बचा है, और RT जो है लगभग एक क्लास का मैटर है। हो सकता है नेक्स्ट डे जब भी आपकी क्लास लगेगी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? मुक्ति दिवस है मतलब वो तुम्हारे लिए। सही बोल रहा हूँ ना?
न, मैंने जो आपकी क्लास में महसूस किया उसके अनुसार बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो सब जगह ऐसा नहीं होता, कई जगह तो बहुत कष्ट भी होता है बच्चों को। उनको जब ये पता चलता है ना कि आज कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो उनको लगता है कि अब क्या होगा, होगा वही जो बाकी बच रहा है वो कोर्स होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना। चलिए, तो अभी तो आप प्रश्न लिखिए और कोशिश करना कि सही जवाब दे पाएँ। एक वो बालिका आती थी, यहाँ पे बैठा करती थी, वो क्यों नहीं आ रही है? उसके फादर की क्या स्थिति है पता तुमको? ज़्यादा ख़राब है? उससे बातचीत करना, कोई नंबर नंबर तुम्हारे पास, बातचीत करना उससे, ठीक है। लिखिए, प्रश्न लिखो आप। एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह होता है, एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो जो उपलब्धि व निदानात्मक परीक्षण से पहले ही, उपलब्धि व निदानात्मक परीक्षण से पहले ही, पहले ही पहले ही उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कर लेता है, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कर लेता है, जिससे उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कर लेता है जिससे इन परीक्षणों में समय खराब नहीं होता, इन परीक्षणों में समय खराब नहीं होता, नहीं होता, होता के बाद डैश लगाकर लिखो, यह कथन है, यह कथन है। विकल्प नंबर 1 लिखो, पूर्णतः सत्य, पूर्णतः सत्य। दूसरा विकल्प लिखो, आंशिक सत्य, तीसरा लिखो, कभी कभी सत्य, कभी कभी सत्य। और अगला लिखो, पूर्णतः असत्य। अब देखो, ताक झांक नहीं करनी है, दूसरे की नोटबुक डायरी में नहीं देखना है। तुम्हारे पास में पूरा मैटर है जो मैंने लिखवाया है, प्रेम पूर्वक उसको आप देख सकते हैं, दूसरे का उत्तर नहीं देखना। और आवाज़ मत करो भैया ना, 1 मिनट का समय तुम्हारे पास में उत्तर देने के लिए। अरे क्या बात कर रहा भाई, सीधा बैठा ना।
चलो बताओ कितने लोगों का इसमें आंसर फर्स्ट आ रहा है? सेकंड? थर्ड? दो तीन लोगों का आ रहा। फोर्थ? बताओ भाई, आप बताओ आपको फोर्थ कैसे आ रहा है? बोलिए। हाँ बताओ आपका थर्ड कैसे आ रहा है? आवाज़ नहीं भाई। हाँ क्या करो? कभी कभी ऐसा, हाउ कैन पॉसिबल? बताओ कैसे संभव है ये? चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने 4 नंबर उत्तर दिया है, ठीक है ना। फोर्थ इसलिए इसका राइट आंसर है, वो तो आपने उत्तर कैसे दिया नहीं मालूम मुझे, है ना। पर सही इसलिए है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना समस्यात्मक बालक के उपचारात्मक शिक्षण हो। उपचारात्मक तो तभी होगा ना जब समस्यात्मक बालक होगा। पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे हम? तो पूर्णतः असत्य कथन है ये। दूसरा, अरे बात क्यों कर रहे हो भाई? दूसरा लिखो, एक कक्षा में 50 में से केवल एक बालक 50 में से केवल एक बालक समस्यात्मक बालक के रूप में पहचाना जाता है। समस्यात्मक बालक के रूप में पहचाना जाता है। समस्यात्मक बालक के रूप में पहचाना जाता है। इस बालक के लिए शिक्षक को आगे के परीक्षणों का आयोजन करना डैश लगाकर विकल्प नंबर 1 लिखो, जरूरी है। दूसरा, शिक्षक की इच्छा पर निर्भर है। तीसरा, सामान्यतया जरूरी नहीं है। सामान्यतया जरूरी नहीं है। चौथा, कम से कम 5% बालक समस्यात्मक होने पर 5% बालक समस्यात्मक होने पर
जरूरी माना जाता है, जरूरी माना जाता है। तो अब बताइए कितने लोगों के फर्स्ट आंसर आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? वेरी गुड। तो देखो हम चौथे आंसर से वापस स्टार्ट करते हैं। चौथा आंसर देने वाले विद्यार्थी जिन्होंने एकदम सही उत्तर दिया, एक बार दोबारा से हाथ खड़ा करें। कौन कौन है? अरे ढंग से हाथ खड़े करो ना, सही उत्तर देके भी क्या शर्मा रहे हो। वेरी गुड। चलिए आप बताइए बहन जी, मैंने ये कब लिखवा दिया इसमें कि 5% बालक होने पर ही करेंगे? अरे आवाज़ नहीं लिखवाया क्या मैंने कहीं? तो फिर आपने कैसे इसको सही कर दिया? अरे आवाज़ नहीं भाई, या कहीं किताब में पढ़ा तुमने? तो फिर कैसे किया ये सही? पीछे आपने कैसे किया? ऐसे बड़ा उत्तर है इसलिए, बहुत बड़ा उत्तर है। 100% गलत है ये। तीसरा उत्तर देने वाले जो लोग हैं उन्होंने ठीक उत्तर दिया है। एक बार उनसे पहले तो पूछते हैं। नहीं पूछूंगा नहीं, उनसे क्या पूछना हो, सही उत्तर है उनका। तो कौन कौन है? अरे हाथ खड़े करो ना, 10-12 लोग थे। ये वो संत लोग हैं। क्या है तीसरा विकल्प? सामान्यतः जरूरी नहीं है। अरे तुम्हारे घर में 10 मेंबर में से एक बीमार हो जाए तो सामान्यतः इलाज कराना जरूरी नहीं है उसका। 9 से चला लेंगे काम, एक को रहने दो बीमारी। ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो 100% जरूरी होता है। एक भी बच्चा यदि समस्यात्मक हो तो भी क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न लिखिए। अब की बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब 2 प्रश्नों में देखा गया कि भले 2-3 लोगों ने गलत किया, पर अब की बार मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई गलत करे। एक का भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। लिखो प्रश्न। एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय उन बालकों को भी साथ बैठा लेता है, उन बालकों को भी साथ बैठा लेता है जिन्हें अधिगम हो चुका है ताकि उन बालकों का अधिगम
ताकि उन बालकों का अधिगम और अधिक मजबूत हो सके। उन बालकों का अधिगम और अधिक मजबूत हो सके। उन बालकों का अधिगम और अधिक मजबूत हो सके। डैश लगा करके विकल्प नंबर 1 लिखो, सदैव। सदैव। 2 नंबर पे लिखो कभी कभी। 3 नंबर पर लिखो कभी नहीं। 4 नंबर पर लिखो शिक्षक की इच्छा पर निर्भर है। शिक्षक की इच्छा पर निर्भर है। बहुत अच्छा प्रश्न है और गलत उत्तर आप नहीं दें ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताओ कितने लोगों का फर्स्ट आ रहा है? वेरी गुड। सदैव है ना फर्स्ट विकल्प। सेकंड कितने लोगों का आ रहा है? कभी कभी। किसी का नहीं आ रहा। थर्ड? फोर्थ? फोर्थ किस किस का? आपका। चलिए, तो पहले तो आप बताओ फोर्थ कैसे आ रहा है आपका? तो उसकी इच्छा पर निर्भर है मतलब? वेरी गुड। तो इच्छाधारी लोग कौन कौन थे? अरे कौन कौन थे बताओ ना। 4-5 लोग थे इच्छाधारी। चलिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बोले कभी नहीं, ये उत्तर दिया उन्होंने। कौन कौन है कभी नहीं वाले? आप बताइए क्यों दिया ये कभी नहीं वाला? दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? आवाज़ नहीं हुई। हाँ बोलो। अरे बात क्यों हो रही है पीछे भाई? आप बताओ। और को नहीं बैठा सकते? क्यों, जोर आएगा पढ़ाने में? अच्छा, हो चुका है इसलिए नहीं करना, ज़्यादा नहीं हो जाएगा कहीं। अच्छा, सदैव वाले लोग बिल्कुल सही लोग थे वो, और उनके सम्मान में एक बार दोबारा हाथ खड़े करें। अब मैं सही उत्तर बता रहा हूँ आपको, पर पहले मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने सदैव उत्तर दिया है। मान लीजिए घर में एक आदमी बीमार हो जाए और डॉक्टर 10 इंजेक्शन दे कि इसके 10 दिन एक एक लगाना है, तो 2-4 दूसरों के भी ठोक दोगे क्या? जो बीमार नहीं उनके लगा दोगे, 2-4 भी लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भी बीमार नहीं होंगे। कर सकते हैं क्या? तो फिर सदैव कैसे बैठाएंगे?
इसमें मुझे उम्मीद थी कि सारे सही उत्तर देंगे, तो इसमें 70% ने गलत उत्तर दिया। कभी नहीं बैठाएंगे, ध्यान रखो आप, क्योंकि वो किसके लिए है? जब है ही समस्यात्मक बालकों के लिए, तो आप बिना समस्या वाले को कैसे बैठा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अंतिम प्रश्न लिखो अब। एक शिक्षक ने बालकों की अधिगम सीमा को देखने के लिए जो अधिगम सीमा को देखने के लिए जो व्यवहार अपनाया, वह यदि निम्न प्रकार से हो तो सबसे सही क्या है? सबसे सही क्या है? फर्स्ट नंबर पर लिखो, उपलब्धि जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण लिखना। उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रूप से होगा। उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रूप से होगा। उपलब्धि जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रूप से होगा। दूसरा, विकल्प नंबर 2 लिखो। हाँ, ये पहला विकल्प था। हाँ, मतलब नहीं, ये एक विकल्प है। दूसरे नंबर का विकल्प लिखो, उपलब्धि परीक्षण में समस्यात्मक बालक नहीं होने के बाद आगे के कार्य सामान्यतया स्थगित करने के स्थान पर परीक्षण पूर्ण करने की बाध्यता रहती है। परीक्षण पूर्ण करने की बाध्यता रहती है। तीसरा विकल्प लिखो,
उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है, उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है, इसके लिए उपलब्धि परीक्षण की अनुशंसा में उपलब्धि परीक्षण की अनुशंसा में निदानात्मक परीक्षण हो चुका होगा। चौथा लिखो, किसी भी निदानात्मक परीक्षण के लिए उपचारात्मक शिक्षण भले ही अनिवार्य नहीं है, मगर निष्पत्ति परीक्षण अनिवार्य है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना, और किसी भी सूरत में बात नहीं होनी चाहिए किसी के आपस में। अपने दिमाग को जितना लगा सकते हो लगाना और जवाब देना है। और मुझे बात करता हुआ दिख गया तो देख ला फिर, है ना। जल्दबाजी में बिल्कुल जवाब नहीं आएगा इसका, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा तब आएगा। कौन है जिसको जवाब आ गया है कि मुझे सही पता लग गया? और बताओ, और किसको पता लग गया जवाब का कि मेरे को समझ में आ रहा है इसका उत्तर ये होगा? बताओ अभी। अभी हाथ खड़ा किया था ना, किसने किया था? हाँ बताओ, कौन सा आ रहा? 4 नंबर वाला। बहुत बढ़िया।
अच्छा, कितने लोगों को और हैं जिनको 4 नंबर आ रहा है? आपको अभी 4 नंबर आ रहा है। कितने लोगों को 3 नंबर आ रहा है? 2 और 1। बाकी आगे क्या हो रहा? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा क्या? अब बताओ, किताब कॉपी तुम्हारे पास में है, जो पढ़ा तुम्हारे पास में है, फिर उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो परीक्षा में तो कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, बिल्कुल भी ये प्रश्न जटिल नहीं है, लेकिन इसकी निर्माण की जटिलता है। जैसे आपका जो आप फॉर्म भरते हैं ना, उसमें लिखा आता है प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, लेकिन कठिनाई 12वीं स्तर की होगी, होता है ना? तो वैसे ही है, प्रश्न पत्र तो वहीं से हैं, प्रश्न तो वहीं से हैं जो आपका पढ़ा हमने, पर इसकी कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अलग है, और इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर इसको पढ़ कर के कौन सुनाएगा एकदम शुद्धतम भाषा में, एक भी शब्द गलत नहीं हो? पढ़िए वे, आप पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो केवल। एक शिक्षक ने बालकों की अधिगम सीमा को देखने के लिए जो व्यवहार अपनाया वह यदि निम्न प्रकार से हो तो सबसे सही क्या है? सबसे, अब यही पढ़ रहे होंगे, आपको उत्तर कहाँ से मिलेगा? यही ढूंढा, सही ढूंढा आपने। तो सबसे सही क्या होगा? अब देखो, इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर यहाँ पर दिए गए कथनों में से कोई एक सही है और 3 गलत है। समझ में आ रही बात? अब वो बनाया इस तरह से गया है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों में होता क्या दरअसल, पहला विकल्प पढ़ के दूसरे में जाते हैं तब तक पहला भूल जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं तब तक दूसरा भूल जाते हैं, चौथे में जाते हैं तब तक ऊपर के तीनों भूल जाते हैं, और चारों विकल्प पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा था। होता है ना? इसीलिए फिर ऐसे प्रश्नों में हमें वही लगाना पड़ता है। बालाजी, भैरू जी, तेजा जी का नाम लेके बोले भाई सही करा देना यार, जो भी है जैसा भी है ना? उन बेचारों ने कब साइकोलॉजी पढ़ा जो सही कराएंगे? अब देखो, पहला विकल्प इसमें क्या है? पहला विकल्प पढ़िए बहन जी, आप पढ़िए। उपलब्धि जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रूप से होगा। उपलब्धि जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रूप से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपलब्धि में अगर एक भी बालक समस्यात्मक नहीं निकला तो फिर क्यों होगा? नहीं होगा ना। ये तो क्या करा, अनिवार्य रूप से होगा, जबकि हमने ये लिखा है कि उपलब्धि परीक्षण के अंदर यदि कोई बालक समस्यात्मक मिलता है तो फिर उसके बाद आगे का परीक्षण होता है। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्रॉस कर दो इसको, ये सही नहीं है, गलत कथन है ये। दूसरा कथन आप पढ़िए भाई आगे। उपलब्धि परीक्षण में समस्यात्मक बालक नहीं होने के बाद आगे के कार्य सामान्यतः स्थगित करने के स्थान पर परीक्षण पूर्ण करने की बाध्यता रहती है। अब ये है कि उपलब्धि परीक्षण में एक भी बालक समस्यात्मक नहीं मिला, फिर आगे के जो परीक्षण है वो स्थगित करते हैं। क्यों नहीं करेंगे बताओ? बाध्यता क्या करेगी? जब बच्चा ही नहीं है, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो आप किसके इंजेक्शन ठोकोगे? तो ये गलत बात है ना। बाध्यता कुछ नहीं होती है। अगर उपलब्धि परीक्षण में एक भी बालक ऐसा नहीं मिला, जैसे मान लो स्कूलों के अंदर एग्जाम होते हैं, परीक्षा हो गई, परीक्षा के अंदर कोई बालक सप्लीमेंट्री पास नहीं हुआ, मतलब सब पास हो गए, सप्लीमेंट्री नहीं रहा, तो क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे उस स्कूल में? क्यों होंगे? वो तो जरूरत ही नहीं है उनकी। अगर कोई सप्लीमेंट्री होगा तो ही एग्जाम होंगे ना। कोई बाध्यता थोड़ी है कि स्कूल वालों को सप्लीमेंट्री एग्जाम कराने पड़ेंगे, कहीं से लाओ ढूंढ के 2-4 बच्चे, नहीं हो सकता ना। तो ये सेंटेंस भी गलत है। अब आइए चौथे सेंटेंस में। बहुत से लोगों ने हाथ खड़ी की थी चौथे में, तीसरा छोड़ दीजिए एक बार के लिए। चौथा पढ़िए बहन जी आप। किसी भी निदानात्मक परीक्षण के लिए उपचारात्मक शिक्षण भले ही अनिवार्य नहीं है मगर निष्पत्ति परीक्षण अनिवार्य है। तो ये कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण है मान लीजिए,
तो उसमें उपचारात्मक शिक्षण भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपलब्धि अनिवार्य है, जबकि गलत बात है ये। 100% उपलब्धि परीक्षण होने के बाद निदानात्मक होता है, और निदानात्मक हो रहा है इसका मतलब कारण ढूंढ रहे हैं, और कारण इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा। तो ये भी गलत सेंटेंस है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण तो हो चुका, तभी तो निदानात्मक हो रहा है, और निदानात्मक के बाद में उपचारात्मक कंपलसरी होता है, जबकि इसमें कह रहा है कि नहीं है। अब सेंटेंस नंबर 3 पढ़िए भाई, आपको चौथा सही लग रहा था, अब तीसरा पढ़ो। उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है, इसके लिए उपलब्धि परीक्षण की अनुशंसा में निदानात्मक परीक्षण हो चुका होगा। हाँ, तो ये बड़ा था ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया, ये क्या अनुसंसार अभिसंसार ऐसे आ गए। अरे ये कह रहा है कि अभी कौन सा परीक्षण हो रहा है, उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब ये पक्की बात है कि पहले उपलब्धि परीक्षण हुआ होगा, पहले उपलब्धि परीक्षण हुआ होगा, उसी से ये अनुशंसा की गई होगी कि ये बच्चे कौन से हैं, समस्यात्मक हैं, और इनका निदानात्मक परीक्षण करते हुए कारणों को ढूंढ लिया गया होगा, और इसीलिए ये परीक्षण अभी हो रहा है। समझ में आ रही बात। अब कोई कहे कि राम का विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से उसकी सगाई पहले हो गई होगी, तभी तो हो रहा है या नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण इसलिए हो रहा है कि पहले से क्या हो चुका है, उपलब्धि परीक्षण होकर के उसमें ये कहा गया है कि ये बालक कौन से हैं, समस्यात्मक है। ठीक है, क्या तो इनको मैं गुरुजी बोलूं कि किसने लिखा है? हाँ, मेरे को बताने के लिए लिखा ना, मैं सोचा इनको गुरुजी बोलूं। नहीं, बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो कल, अरे छुट्टी नहीं है, कल आपका जो है करंट अफेयर्स का नवंबर माह का टेस्ट रखा गया है। ठीक है, ये कि रीट के बच्चों करंट अफेयर्स कहाँ से आता है, कौन अकल देगा तुमको? कॉमन से मतलब क्या, इनको क्या करंट पढ़ाओगे तुम? किसने लिखा है ये, कौन से मैनेजमेंट ने भेजा है? श्याम जी को बुला के लाओ इधर, बुलाओ उनको। कोई बात नहीं, अभी है ना, मैं बोल दूंगा उनको, अभी दोबारा मैसेज मिल जाएगा तुमको। इनके क्यों होगा, ये क्यों टाइम खराब करेंगे, जब इनको रीट देना है तो। क्या हुआ?